कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस ट्यूटर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस के सिलेबस को। अभी बेटा जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के इस लेक्चर में हम बहुत कुछ सीखेंगे, खास तौर पे रिलेटेड कि किस किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी अब तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं, रिएक्शन से रिलेटेड चीजों को अच्छे से देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और वो चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन होती किस वजह से है, हमने देखा था कि एक्चुअली में दो या दो से ज्यादा पदार्थ जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जिनको कि हम रिएक्टेंट कहते हैं, अगर हिंदी में बोले तो उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, कि आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और वो बिल्कुल ही नया होता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शंस जब होगी तो चेंजेस कौन कौन से होंगे। तो हमने देखा था कि वहां पे होने वाले चेंजेस कुछ इस तरह से थे। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस देखने को मिलता है, एमिशन ऑफ हीट देखने को मिलती है, या फिर सोचो सोचो, आप लोग भी बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एमिशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, साथ ही आप देखोगे चेंज इन कलर, और फिर से आप देख सकते हो चेंज इन टेस्ट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। इवन चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर किसी बच्चों को नहीं याद आ रहा है तो जरूर आपको थोड़ा सा पुराना देखना है, सारी चीजें जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। जो लास्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम आपको ये समझेंगे, वैसे तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, बट मैं फिर से आपको एक्चुअली में बताऊंगी। जो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि भाई हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे और उसके पीछे का क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे किया जाता है, किन किन स्टेप्स पे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही क्यों है। आपके मन में वाई क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। जिस दिन आपने अपने आप से हर एक चीज के लिए, जब भी कुछ पढ़ने बैठे कोई भी टॉपिक, तो आपको ये पूछना कि एक्चुअली में इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या डेली लाइफ में फायदा मिलेगा या हमारी इन फ्यूचर लाइफ में हमें क्या फायदा मिलने वाला है। देन आपका अपने आप उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में केमिकल इक्वेशन हो गई, भाई पता है कि केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन बेसिस पे लिखेंगे। लास्ट क्लास में तो मैंने आपको इसके पीछे का रीजन भी बताया था कि लिखते इस वजह से हैं, सिंबल्स के फॉर्म में हम रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम उन्हें केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते थे, शॉर्टर नेम होते थे, भाई टाइम की बचत होती थी। साथ में क्या होता था, बताओ बताओ, इजियर टू राइट भी होते थे, ये भी बात होती थी। साथ ही एक चीज और भी होती थी, इनको इजी टू बैलेंस भी होता है। इजी टू बैलेंस, बैलेंस करना भी क्या होता है, काफी ज्यादा इजी होता है। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को जो है वो इक्वेशन के बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशंस के फॉर्म में उनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट करके लिखते थे। समय की बचत होती थी, इजियर टू राइट, इजियर टू बैलेंस, इन सारी चीजों के करने से क्या होता था, हमारी क्या होती थी, समय की बचत होती थी। तो टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये तो बात पता चल गई, महत्व तो पता चल गया, लेकिन अब करना जरूरी क्यों है ये भी एक बात जानते हैं। देखो एक्चुअली में अगर याद करो क्लास 9, तब बोलोगे मैम क्लास 9 में क्यों जाए। देखो बेटा एक्चुअली में रीजन ये है क्लास 9 में ही क्यों जाए, हम बचपन से जो चीजें पढ़ते आते हैं ना, हर चीज का एक महत्व और सारी चीज एक दूसरे से को रिलेट है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कल ये आपको एक बात डिस्कस की थी ना कि ये जो चैप्टर है ना आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर रिलेटेड है आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट से भी, ये चैप्टर रिलेटेड आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से भी, और आगे चल के भी जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ोगे अपने हायर क्लासेस में तो वहां भी ये चैप्टर काम आने वाला है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि 9th क्लास में हमने ऐसा क्या पढ़ा था। देखो 9th क्लास में याद करो मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्या पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसमें हमने एक्चुअली में क्या देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, यानी कि इसका मतलब होता था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब एक बात बताओ,
इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये द्रव्यमान को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, मतलब ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ये कभी भी क्रिएट नहीं होता और ना ही आप इसे कभी भी क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो, ऐसा हमने पढ़ रखा है। अब आप एक बात और समझनी है आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस ये बात तो बोलता ही है कि द्रव्यमान को ना क्रिएट कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। तो फिर एक बात बताओ, अगर रिएक्शंस जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में ही होंगी ना, जितनी भी रिएक्शंस होंगे वो बैलेंस फॉर्म में होंगी, क्योंकि अगर बैलेंस फॉर्म में होंगी तभी तो ये लॉ को फुलफिल करेंगी। क्योंकि भाई एक तरफ यानी कि अभिकारक में जितने एटम्स ऑफ कार्बन, जितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तभी तो दोनों तरफ का मासेस बराबर होगा। तो एक्चुअली में रीजन यही है कि नेचर में जितनी भी रिएक्शंस हैं वो बैलेंस्ड ही होती हैं, या ये कह सकती हूँ कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ही एग्जिस्ट करेगी। आई बात समझ में? इसलिए रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, या रिएक्शंस को बैलेंस करना आना जरूरी होता है, ठीक है। आई होप आप इतनी बात तो समझ पाए। अब एक बार देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या है। इस रिएक्शन में कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 2 है। किधर तरफ? रिएक्टेंट की तरफ में। प्रोडक्ट में हम देखते हैं कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 3 है। यानी कि एक तरफ कार्बन 4, एक तरफ 1, एक तरफ हाइड्रोजन 10, एक तरफ 2, एक तरफ ऑक्सीजन 2, एक तरफ ऑक्सीजन 3। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीजें बराबर तो नहीं है ना। अब इनको कैसे बराबर करना है वो मैं आपको सिखाने चल रही हूँ। बहुत ध्यान से सभी बच्चे अब देखेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से ही मैं शुरुआत करती हूँ। एक क्लियर पेज ले लेते हैं और ध्यान से सबसे पहले तो लिख लिया अनबैलेंस्ड रिएक्शन को। C4H10 react with oxygen, it will form carbon dioxide along with water. This reaction is unbalanced reaction. कैसे? अभी सिखाया था ना, वहां पे देख लिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब करेंगे बैलेंस। बेटा बैलेंस करने से पहले मैं कुछ रूल्स आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ, ठीक है। और वो 5-6 रूल जिस बच्चे ने याद कर लिए, समझ लिए, then you are good to go to solve all the chemical equation. You are good to go to balance all the chemical reactions. If you are learning these 5 rules, what are these 5 rules? अगर ये 5 नियम क्या हैं? तो देखो, पहला रूल ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पॉली एटोमिक आयन हो, ठीक है, क्या हो, अभी मैं सब बताऊं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि पॉली एटोमिक क्या हो गया मैं। If any polyatomic ion present in the equation, then first of all balance polyatomic ion, ठीक है। अभी मैं समझाती हुई हूँ कि ये क्या होते हैं। If poly, पहले लिख दूं बेटा फिर समझाती हूँ। If polyatomic ion present in the equation, then firstly we are going to balance the polyatomic ion। बेटा पॉलीएटॉमिक आयन होता क्या है इसको आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं अमोनियम आयन की, ठीक है, 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा है। अगर बेटा मैं बात करूं आपसे अमोनियम आयन की, यानी कि NH4+। अब इसमें ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 4 एटम्स मिलकर के अमोनियम आयन बनाते हैं, तो ये हो गया ना पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब ही होता है बहु, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे एटम्स जब आपस से मिल करके किसी को फॉर्म करते तो वो पॉलीएटॉमिक है। जैसे कि मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करूं सेकेंड, तो मैं आपसे बात करूं सल्फेट आयन की। किसकी बात करूं? सल्फेट आयन की। तो सल्फेट आयन में बेटा क्या हो जाएगा? SO4
-2 चार्ज होता है ना इसके ऊपर, यहाँ पे भी सल्फर का एक ऑक्सीजन के चार है ना पॉलीएटॉमिक आयन। यानी कि कहने का मतलब ये फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर किसी इक्वेशन में पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो पहले बेटा पॉलीएटॉमिक आयन को अपन लोग बैलेंस करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है if metal present along with non-metal, then बेटा यहाँ जगह नहीं है तो मैं आगे के पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। आप लोग जब कॉपी पे लिखिए ना बेटा तो एक साथ लिखिएगा, ठीक है। Then firstly we are going to balance metal then नॉन मेटल, ठीक है। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर इक्वेशन में मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट हो, मेटल भी हो अलोंग विथ नॉन मेटल भी हो, तो पहले किसको प्राथमिकता दोगे? पहले दोगे आप मेटल को बैलेंस करने में, फिर दोगे नॉन मेटल को, ठीक है। चलिए थर्ड रूल क्या कहता है? इन नॉन मेटल्स firstly balance hydrogen then oxygen। अगर बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो पहले हाइड्रोजन देन ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। किसमें? नॉन मेटल। भाई नॉन मेटल में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही नॉन मेटल है, लेकिन पहले किसको बैलेंस करोगे आप? हाइड्रोजन को, फिर आप बैलेंस करोगे किसको? ऑक्सीजन को, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए अब जो लास्ट रूल कहता है, या आगे बोलती हूँ मैं आपसे, ध्यान से समझिएगा। जो फोर्थ रूल है वो ये कहता है बेटा कि फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड। आपको फॉर्मूला नहीं चेंज करना है, फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे बेटा मान लीजिए कि अमोनिया है जिसका कि फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है ना। तो हमें बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं कर देना है कि हम NH3 को NH4 लिख दें, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं, फिर तो ये अमोनियम आयन हो जाएगा। तो फॉर्मूला शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और लास्ट रूल जो कहता है वो क्या कहता है? फिफ्थ एंड लास्ट रूल आपसे ये कहता है कि इन द बैलेंस रिएक्शन या इन बैलेंस रिएक्शन फ्रैक्शन शुड नॉट बी प्रेजेंट। इन द बैलेंस्ड रिएक्शन, इन द बैलेंस रिएक्शन या बैलेंस्ड रिएक्शन फ्रैक्शन should not be present। जो फ्रैक्शन है वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। किसमें? बैलेंस रिएक्शन में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये रूल्स हैं। अब जिस बच्चे ने बेटा, आप सब ने अगर ये 5 रूल अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेजर 5 रूल है जो हर जगह अप्लाई होंगे, और बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी एक मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। देखो पहले मैंने केवल रूल बताया ताकि आपको थोड़ा जानकारी मिले, फिर बेटा उसे अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे। जब कभी भी गाड़ी भी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले कि ऐसा तो नहीं ना कि आपको एक बार ही बता दिया जाता तो आपको आ जाता है, लेकिन सबसे पहले बताए तो आपको रूल ही जाते हैं ना, बेसिक रूल तो बताए ही जाते हैं ना कि बेटा इस तरफ क्लच होगा, इस तरफ आपका ब्रेक होगा, इस तरह से एक्सीलरेट करना है, इतने गियर पे स्टार्ट करना है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब है कि पहले बेसिक रूल तो आपको बताए जाते हैं ना कि कहाँ से इंजन स्टार्ट होगा सर। फिर आपके साथ में कोई बैठता है, आपको थोड़ा थोड़ा ट्रेन किया जाता है, देन आप
अच्छे से सारे चीजें सीख जाते हो, ठीक है ना। सेम डेट ये 5 रूल, देखो बेटा चाहती तो बहुत डिफिकल्ट वे में भी चीजें बता सकती थी, लेकिन मुझे पता है कि आप इन 5 रूल से कर लोगे। तो समझना है बस। तो आई होप आपने रूल तो अब समझ लिए। चलिए अब मैं आपको इनको बैलेंस करके दिखाती हूँ कि इन 5 रूल को हम इसी इक्वेशन पे अगर मैं आपके सारे रूल अप्लाई करती हूँ तो कैसे बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा हमें हमारी अनबैलेंस रिएक्शन, दैट इज C4H10 react with oxygen, it will form carbon dioxide along with water। ठीक है, सबको वहां बता भी दिया था सबसे पहले अनबैलेंस है। चलो एक बार फिर से देख लो, इधर कार्बन के 4 हैं, इधर कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 10 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। सेम डेट ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है, यानी कि पलड़ा बराबर नहीं है दोनों तरफ, अभिकारकों और रिएक्टेंट की तरफ। तो सबसे पहला रूल कहता था कि पॉली एटॉमिक आयन देखो, पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि अब हम किसको जाएंगे बैलेंस करने, मेटल को। तो हमने पूछा भाई तुम बताओ तुम मेटल हो, उसने कहा नहीं मैं तो हूँ कार्बन, मैं मेटल नहीं हूँ। हाइड्रोजन, इसने कहा भाई मैं भी हूँ नॉन मेटल। इसने भी कहा मैं भी हूँ ऑक्सीजन, यानी कि नॉन मेटल। इस तरह से यही एलिमेंट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी मेटल है ही नहीं। जब मेटल है ही नहीं तो फिर हम किसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को करेंगे, ठीक है भाई। लेकिन याद रखना कि जब बात नॉन मेटल की हो तो कार्बन भी नॉन मेटल है, लाइन में खड़ा है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लाइन में खड़ा है, एंड ऑक्सीजन भी है लाइन में खड़ा, नॉन मेटल। देन किसको पहले बैलेंस करें, तो हमने ये आपको पहले ही बता दिया था कि नॉन मेटल में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस की जाएगी, देन ऑक्सीजन की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के अदर देन जो भी नॉन मेटल प्रेजेंट होगी उसको बैलेंस किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन भी होती तो हम नाइट्रोजन को भी बैलेंस करते, ठीक है। फिर हम नाइट्रोजन, कार्बन, देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घर के वो बच्चे हैं जिनकी सबसे लास्ट में बारी आएगी, और उसमें भी हाइड्रोजन बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो पहले वो फिर ऑक्सीजन, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है चीजों को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना, कि आपको बीच चीजें अच्छे से लगे, ऐसा ना लगे कि बोरिंग सा है ना, इसलिए बीच बीच में ऐसे छोटे मोटे से तार जोड़ देती हूँ मैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं फिर। देखो बेटा इधर है C4H10, कोई चेंज नहीं करेंगे, इधर भी कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे लाके रख देंगे 4 इसके आगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे 4 कार्बन के इधर भी हो गए और इधर ही 4 कार्बन थे, ठीक है। साथ में यहाँ पे हो गया H2O, ठीक है। 4 कार्बन इधर थे, 4 कार्बन उधर भी हो गए, हो गया ना बैलेंस। चलो भाई कार्बन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाइड्रोजन के 10 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। अब थोड़ा सा सोचो, ऐसे सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा बेटा। इधर है हाइड्रोजन के 2, इधर है हाइड्रोजन के 10। 2 को 10 में बदलना ज्यादा इजी है। 10 को 2 में बदलने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, फ्रैक्शन तो ला नहीं सकते हैं, है ना, तो फ्रैक्शन ला नहीं सकते, इसलिए 10 को तो 2 में बदलने से रहे। लेकिन 2 को 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे, बताओ बताओ। बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 2 को 10 में बदलना है, क्वेश्चन ये है, सोचो। तो हम वैसे क्योंकि फ्रैक्शन नहीं ला सकते इसलिए हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जो है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम 10 हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगी। तो चलो फिर ऐसा ही करते हैं। C4H10 प्लस O2, अभी ये तो बैलेंस होगी इसलिए इसको येलो कलर से नहीं लिखूंगी, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आए चीजें कि भाई हमने किस स्टेप पे किसको बैलेंस किया। ये हो गई बात। चलो भाई ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब क्या बात आती है, अब बात आती है ऑक्सीजन की, सॉरी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। अब बात आती है ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, कैसे, देखो भाई इधर साइड है 2 ऑक्सीजन, इधर कितने हैं 5 ऑक्सीजन और 4 2 जा 8, 8 और 5 कितना होता है 13 ऑक्सीजन। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, एक तरफ 13 ऑक्सीजन, एक तरफ आपके 2 ऑक्सीजन है, क्या करे भाई, ये तो बड़ी दिक्कत है। तो अगर हम
अब देखो यहाँ पे 13 को 2 में नहीं बदल सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन 2 को भी 13 में बदलना बड़ी टेढ़ी खीर है ना। एक कहावत होती है ना, टेढ़ी खीर मतलब मुश्किल काम है। तो 2 को भी 13 में बदलना मुश्किल काम है, लेकिन 13 को तो 2 में बदल ही नहीं सकते हैं। क्या करें? तो हमने ये सोचा कि टेम्परेरली, क्योंकि वैसे तो फिर इक्वेशन गलत हो जाएगी, अगर यहाँ पे 13/2 से मल्टीप्लाई कर दें। अभी सोचना, डरना, सोचना नहीं कि ऐसे कैसे हो गया, रुक जाओ थोड़ा सा सोचो, सुनो मतलब मेरी बात को। 13/2 से मल्टीप्लाई करते और इधर हो जाए 4CO2 प्लस 5H2O। तो देखो बैलेंस तो हो गई, क्योंकि भाई 2 से 2 कट गया, 13 ऑक्सीजन, मतलब 13/2 से करें 2 से 2 तो नहीं घटेगा यहाँ पे सिचुएशन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इसके बाद भी हम कुछ करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन तो रख ही नहीं सकते। बताया था ना, फ्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए बैलेंस इक्वेशन में। तो अगर मैं, जैसा हम मैथ में एक चीज नहीं करते हैं कि पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर अच्छा हो सकता है, क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पे सोचो ना, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 13/2 में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 एक होल नंबर हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम पूरी इक्वेशन, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक अकेला 13/2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इसको हमने कर दिया ये और ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते केवल हम इसी स्टेप पे 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने जब इसका किया तो ये हो गया 2 का जब मल्टीप्लाई किया 2C4H10 प्लस 2 इंटू 13/2 O2, 2 इंटू 4CO2 प्लस 2 इंटू 5H2O, है ना। अब क्या होगा भाई, ध्यान से समझना। अब ऐसा करने पे ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ में आई मेरी। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा इस सिचुएशन में। अब हम क्या करें, जब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हम देखें, अब इसको मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अब जो बैलेंस रिएक्शन हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 2C4H10, ध्यान से समझिएगा एक बारी, 2C4H10, ठीक है ना। 2 से 2 तो हो गया था वहां पे कैंसिल आउट, तो अब ये हो गया 13O2, ठीक है। ध्यान से सभी लोग समझना एक बारी, अब ये बेटा हो गया 2C4H10 प्लस 13O2। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखिएगा कि इस तरह से करने के बाद क्या हुआ, हमारी जो फर्दर रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी 8CO2, साथ ही साथ बेटा आपका बन जाएगा 10H2O। अब बहुत ध्यान से एक बात समझना बेटा, क्या कि अब जरा काउंट करके आप देखो, फ्रैक्शन कोई नहीं बचा, 8 कार्बन इधर है, 8 कार्बन इधर भी है, 13 2 जा 26 होता है, 10 ऑक्सीजन इधर हो गए, ठीक है, और 8 2 जा 16 इधर हो गए, 10 और 16 कितना होता है, 26 होता है, 26 ऑक्सीजन इधर हो गए, 26 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 8 कार्बन इधर हो गए, 8 कार्बन इधर भी हो गए। हाइड्रोजन की बात करें, 10 2 जा 20 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 10 जा 20 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। फिलहाल के लिए ये तो मैं आपको जस्ट प्रूफ के तौर पे दिखा रही थी, इसको हटा देते, नहीं तो फिर आगे ना कंफ्यूजन होगी आपको। तो आई होप आप सारे बच्चे मेरी बात समझ पाए ना कि किस तरीके से हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आई होगी, बस किस तरह से हमें ये 5 रूल फॉलो करने हैं और करनी है, अपनी रिएक्शंस को बैलेंस करना है बहुत इजीली तरीके से, अपनी रिएक्शंस को बैलेंस, कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सब ने बच्चों ने अच्छे से नोट कर लेना है आपको जब भी, ताकि आपको याद रहे लाइन बाय लाइन मैंने आपको क्या बताया था।
चलिए बेटा अब आगे चलते हैं हम। एक बात, हाँ, ये रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी, रूल्स आपके लिए लिखे थे, फिर सारी चीजें यहाँ पे हमने कवर कर ली और ये रूल आ गए सारे के सारे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, कि एक्चुअली में डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहली रिएक्शन होती है बेटा, वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा नाम से ही समझो, जब कभी भी को वर्ड आता है कहीं पे, तो को का मतलब होता है साथ साथ में, जुड़ करके। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही हो गया कि जुड़ करके बनने वाली कोई भी अभिक्रिया, यानी कि वो अभिक्रियाएं, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके, या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में जुड़ करके कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। हम इनको बेटा हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया भी इनको कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। मोटे मोटे तौर पे बस इतना समझ लो कि अभिकारक हैं, कई सारे अभिकारक हैं जो आपस में क्रिया तो कर ही रहे हैं, रिएक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो एक एकल प्रोडक्ट यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बेटा क्विकलाइम भी कहते हैं, और वैसे इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम भी है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। साथ में निकलती है बहुत सारी ऊष्मा यानी कि हीट। अब मेरे पॉइंट को समझना बेटा, यहाँ रिएक्शन जब हो रही थी तो जो ये प्रोडक्ट बन रहा था ये एक अकेला प्रोडक्ट है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट बना जो कि एक एकल प्रोडक्ट बना। ठीक है, हीट तो निकली ही, बट वैसे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक बात और यहाँ पे समझना, जो भी रिएक्शंस हैं बेटा आफ्टर रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, हीट का एमिशन या लाइट का एमिशन होता है, या हीट और लाइट बोथ एमिट होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है, हीट निकलने की वजह से टेम्परेचर राइज करता है। आई बात समझ में? तो ये है क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो स्लेक्ड लाइम बनाया, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हीट भी निकली। अब इसको आप एक्सपेरिमेंटली भी करके देख सकते हो जो हमारी एक्टिविटी में है। हालांकि कोई भी एक्टिविटी आपको हमेशा और हमेशा या तो टीचर की निगरानी में या पेरेंट्स की निगरानी में करना चाहिए, अपने आप नहीं। क्योंकि बेटा कभी कभी, जैसे अब यहाँ पे सोचो हीट का इवोल्यूशन हो रहा है ना, एमिशन ऑफ हीट हो रहा है, कभी कभी बहुत ज्यादा कुछ रिएक्शंस में हीट एमिट होती है जो कि आपको तकलीफ दे सकती है, आप जल सकते हो। तो सेफ्टी पर्पज से आपको हमेशा सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रख करके, लाइक ग्लव, लाइक ग्लासेस पहन के, कोट पहन करके, अपने आप को प्रोटेक्ट करके, किसी बड़े गार्जियन की प्रेजेंस में आपको इस तरह की एक्टिविटी या कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को इस बीकर में लेते हैं और कुछ पानी उसमें डालते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बेटा क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिल रहा है, साथ में हीट भी एमिट हो रही है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक्सोथर्मिक। इन दिस रिएक्शन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड द मिक्सचर बिकम्स हॉट। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो मिक्सचर है वो गर्म हो गया है, इसलिए हम इस तरह की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। अब एक बात और आपको याद रखनी है बेटा, क्या? जो भी हमारी नेचुरल गैसेज है जिनका हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम मीथेन की बात करें, ये जो CH4 होता है बेटा, इसका नाम होता है मीथेन। पता है बेटा, जब मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि नेमिंग कैसे करते हैं। बट फिर वही बात है कि अगर मैं अभी इस स्टेज पे आपको नेमिंग करना सिखाऊंगी तो समहाउ इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। ठीक है ना, आपको दिक्कत ही होगी।
और बल्कि आपके अभी की कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए बेटा मैं सिर्फ नाम बताती हूँ। CH4 को हम मीथेन कहते हैं, जो कि एक नेचुरल गैस है। और इसमें क्या होता है आपको अच्छे से पता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में वाटर भी फॉर्म होता है और हीट का एमिशन भी होता है। तो ये क्या है, जब हीट भी एमिट हो रही है तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जितने भी बर्निंग ऑफ फ्यूल है, क्योंकि मीथेन क्या है, एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ऑटोमोबाइल्स में, हमारे व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन भी क्या है? एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, क्यों? अब ये भी मैं आपको बता दूं, पता है हमारे शरीर के अंदर भी फ्यूल है। लगेगा मैम कैसी बात कर रहे हैं, हम तो जल ना जाए। बिल्कुल है बेटा, फ्यूल हमारे शरीर के अंदर एक फ्यूल है, जो कि है ग्लूकोज। जो कि जब हमारा भोजन यानी कि फूड डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज फॉर्म होता है। और वो जो ग्लूकोज है वो हर एक सेल के पास है। जब हम इनहेल करते हैं ना तो ऑक्सीजन पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है ऑक्सीजन? हमारी हर एक सेल के पास, और वहां पे करती है फूड का ऑक्सीडेशन। अब जब फूड का ऑक्सीडेशन करती है तो रिलीज होती है एनर्जी। उसी से हमारा एक बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, पता है आपको। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी, इनकेस जब हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन होती है, तो टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है ना, डॉक्टर्स भी उस टाइम पे थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाता है कि समथिंग इज नॉट गुड, है ना, कुछ गड़बड़ है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम डिसोसिएशन रिएक्शन की। बेटा नाम से ही पता चल रहा है चीजें डिसोशिएट हो रही हैं, यानी कि टूट रही है। बहुत इजी है समझना, नाम से ही समझो। डिसोसिएशन का मतलब ही होता है टूटना। यानी कि इस तरह की अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा इसको? वियोजन अभिक्रिया। हिंदी में से कहेंगे वियोजन अभिक्रिया, मतलब चीजें टूट रही है, टूट करके अब देखो ये बिल्कुल अलग है। वहां पे दो या दो से अधिक चीजें जुड़ रही थी और जुड़ करके कुछ एक एकल प्रोडक्ट बना रही थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज डिसोसिएशन रिएक्शंस, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं ये कैसे वर्क करेगा। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है कि मान लीजिए ये है फेरस सल्फेट। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने क्रिस्टल्स लिए फेरस सल्फेट के, तो भाई जब हम इनको गर्म करते हैं यानी कि हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट प्रोवाइड करने के साइन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये पानी इससे उड़ जाएगा, भाग जाएगा। अभी क्या है, ये अभी तो है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से। अभी ये है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, और क्योंकि इसके पास पानी है जिंदगी में, तो ये किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, हरा भरा। जस्ट याद करो, अब जब इससे पानी उड़ गया तो ये बचा केवल फेरस सल्फेट। भाई पानी तो चला गया, उड़ गया मतलब इवेपोरेट हो गया। अब ये किस कलर का हो जाता है? फिर व्हाइट कलर का हो जाता है। बट कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, क्योंकि तुम इसे और भी गर्म कर रहे हो। तो क्या होता है, ये बेचारा फेरस सल्फेट टूट करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड, बना लेता है Fe2O3, साथ ही बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। साथ में आपका क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ ही आपकी बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसोशिएट होकर के दो या तीन पार्ट्स में टूट गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हो ना हो, कोई भी चीज अगर डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से तो आसानी से तो नहीं होती है। एक सिंपल से पेन को भी उठा के डिस्प्लेस करने के लिए बल का उपयोग करते हैं। तो भलाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बिना किसी फोर्स के या बिना किसी ताकतवर व्यक्ति के एब्सेंस में होगी? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सही पहचाना आपने कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केवल तब होती है
जब कोई अधिक क्रियाशील एलिमेंट यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक किसी दूसरे के साथ में हो जो उससे कम अभिक्रियाशील हो, तो ये क्या करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन में से डिस्प्लेस कर देता है। और इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप सभी बच्चे मेरे पॉइंट को समझ पा रहे होंगे। इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो अगर कोई हट्टा कट्टा मजबूत बंदा आया है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, और रूम में एक अकेली चेयर है जिसपे तुम मस्त बैठे थे, अब तुम क्या करोगे, वो कुछ बोले ना बोले अपने आप सीट को छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं उसने पीट दिया तो क्या होगा। सिंपल वे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये तो सिर्फ याद करने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ऐसी बातें करती रहती है, तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब टीचर्स ने मुझे कुछ चीजें थोड़ा सा फन वे में समझाई होती हैं तो वो लाइफ टाइम हमारे दिमाग में याद रहती हैं। चलिए, तो इन दिस रिएक्शन जो होगा, जैसे कि अब बात करते हैं कि कौन ताकतवर है। भाई जिंक एक ताकतवर मेटल है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव है ये क्या है बेटा, ये है मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल है। और इसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ये कॉपर को कर देती है डिस्प्लेस, क्योंकि खुद है ताकतवर, और बेचारा कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस होकर के आ जाता है। कॉपर किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का, है ना, लाल भूरे रंग में। अब बात को मेरी समझना, ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया जिंक सल्फेट बन गया। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाएंगी आपकी, इस तरह की रिएक्शंस आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, कि इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस और रिमूव द अदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर, बेचारे को इसके ही घर से बेदखल कर दिया और खुद आके बैठ गए। तो इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि यहाँ पे मैंने करके भी दिखाई थी, वहां भी आपको समझा दी। एक एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि लेड एक धातु है जिसको कॉपर क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो खुद बेचारे कॉपर को हटा करके लेड क्लोराइड बन जाती है, उसके घर में खुद आकर के बैठ जाती है, कॉपर को कर देती है डिस्प्लेस, विस्थापित। तो इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप सभी मेरी बात समझ पाए होंगे। अब जो हमारी रिएक्शन होती है वो होती है डबल डिस्प्लेस, सॉरी जिंक, अभी डबल डिस्प्लेसमेंट इसके आगे आएगी बेटा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। वेरी इजी। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। नाम से ही बस समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी हो रहा है, बट अब एक नहीं दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा इसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। Those reaction in which ions are exchanged between the reactant are called double displacement reaction। अब बोलोगे मैम नहीं चमका, समझ में नहीं आया, तो अभी समझाती हूँ। देखो बेटा, जो एग्जाम्पल्स मेरे फन वे वाले ना, इससे सारे बच्चों को बहुत मजा आती है, समझ में भी आता है। चलो देखो भाई, ए और बी दो दोस्त थे, आपस में डांस कर रहे थे, सी और डी भी दो दोस्त थे, आपस में डांस कर रहे थे। बीच में सी के दिमाग में आया क्यों नहीं मैं बी को डिस्प्लेस करके ए के साथ डांस करूं, तो ए जो है सी इसके साथ में आ गया। अब बी ने कहा अगर मैं डिस्प्लेस हुआ हूं तो मैं जरूर सी को भी डिस्प्लेस करूंगा और सी की जगह पे चला जाऊंगा, तो बी वहां चला गया, तो बी डी बन गया। अब एक बात मेरी समझो, क्या सी ने बी को डिस्प्लेस किया, बी ने सी को डिस्प्लेस किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी ने किसी को डिस्प्लेस नहीं किया। जैसे मैं कहूं, देखो दो तरह के बंदे होते हैं, एक होते जो हर चीज में नकारात्मक बातें करते, नेगेटिव बातें, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया। एक होते थोड़े से पॉजिटिव लोग, ऑप्टिमिस्टिक, जो हर चीज में अच्छा सोचने की कोशिश करते। अब देखो एक तरफ तुम ये बोलो कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक तरफ ये भी तो बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस भी तो हो रहा है। भाई सी ने बी को एक्सचेंज किया तो बी ने सी को एक्सचेंज किया, मींस आपस में इन दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं दोनों बातें ठीक है, बट पॉइंट ऑफ एक्शन ये है कि एक्सचेंज भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा पहले को डिस्प्लेस कर रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं कि आयंस एक्सचेंज इन बिटवीन देम,
दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अब इसमें नया प्रोडक्ट AC और BD बनता है। ठीक, एक बात और समझना, जनरली बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, जो सॉल्ट फॉर्म होता है तो वो ज्यादातर क्या होता है, वो अविलेय होता है, सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। तो जब भी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में वहां रहता है। तो हम कहते हैं इस तरह की रिएक्शंस को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सेम डेट अगर मैं बात करूं, जब एसिड और बेस भी आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके किसी लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो भी एक तरह की होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और ज्यादातर न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण वाली अभिक्रियाएं नेचर में कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। नेचर में कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। काइंड में कैसी होती है, टाइप्स में कैसी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बेरियम ने सल्फेट को डिस्प्लेस करके बेरियम ने बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले ली। तो सोडियम भी चुप नहीं बेटा, सोडियम ने भी बेरियम की जगह को डिस्प्लेस कर दिया और खुद बना लिया सोडियम क्लोराइड। इस तरह की रिएक्शंस कहलाती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस भी देखने को मिलता है। अब चलो डिस्कस करते हैं हम एक एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमसे क्या कहता है, द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। भाई देखो बहुत सिंपल है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, फॉर्म कर रहा है वाटर, लाइक दैट के हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वाटर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म वाटर। तो जुड़ करके बेटा जब कोई चीज बनती है तो कैसी रिएक्शन होती है, बिल्कुल सही, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, फेरिक ऑक्साइड। धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे आपको, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस ध्यान से सुनना है। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम बेचारे इस आयरन को कर देता है डिस्प्लेस। दिख ही रहा है आप लोगों के, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये कैसी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इस तरह से हमारे क्वेश्चंस, हमारे टॉपिक आज के खत्म होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी अब आगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस का। डेली लाइफ में बहुत सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं जिनको हम देखते हैं, उनके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, हर एक टॉपिक, हर एक चीज को समझाने के लिए फिलो आपके साथ है। अगर आपने अभी जितने टॉपिक पढ़े और इसको पढ़ने के बाद भी आपको कहीं कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट आता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से फिलो ऐप डाउनलोड करनी है और अपने क्वेश्चन की एक फोटो क्लिक करनी है। अच्छी सी फोटो क्लिक करके वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप वहां पे अपने क्वेश्चन के, अपने डाउट के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अपलोड करोगे तो 60 सेकेंड्स में आपके साथ ट्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे और वो लाइव क्लास के दौरान आपको बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे डाउट को दूर करेंगे, बल्कि आपको बहुत अच्छे से और भी हेल्प करेंगे चीजों को समझाने में। तो इस तरह से आप अपनी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।